अन्नू कपूर सर के साथ पहला आपका, जिनको आपने फिल्मों में देखा, एक से एक बड़ी फिल्मों में देखा, उनको आपने जब साथ में आपने पर्दे पे साझा किया, तो परफॉर्म करने में मुझे ये दिक्कत नहीं होती है कि क्या है, कौन है सामने, बहुत बड़ा दिग्गज है, कौन है। आपकी लाइफ का अगर टर्निंग पॉइंट माने तो वो कौन सी फिल्म आपको लगती है? आश्रम। आश्रम से मुझको बहुत रिकॉग्निशन मिली कि आश्रम में बाबा निराला, बॉबी देओल की बीवी, तो भाई उस कैरेक्टर का इतना स्ट्रांग था कि मेरा भी स्ट्रांग आ गया। सारा भाई वर्सेस सारा भाई में रोसेश जी उनके साथ किया, उनके ऑपोजिट में, तो उसमें मैं उनको लाइन मारती हूँ और बड़ा ऐसे करके तो किया है। और मेरा मन है और मेरा ये भगवान ने आज तक बहुत मेरा मैनिफेस्ट किया है। ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं अरशद वारसी के साथ कभी एक रोमांस का करूं, अगर किसी कोई सुन ले और कभी ऐसा हो जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बैठक विद अभिषेक में। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी अदाकारा हैं जिनके विषय में हम लोग बात तो बहुत कुछ करने वाले हैं आज, लेकिन छोटा सा एक इंट्रो उनका देते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत की थी मिस्टर कबाड़ी फिल्म से, जिसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जिसमें अनु कपूर सर का नाम ले सकते हैं, ओम कपूर जी का नाम ले सकते हैं हम, और भी कई उम्दा आर्टिस्ट थे उसमें। उनकी शुरुआत हुई मिस्टर कबाड़ी से, लेकिन उनको जो असली पहचान मिली वो आश्रम जैसी वेब सीरीज से मिली। उन्होंने बॉबी देओल की वाइफ का रोल किया था और जो उम्दा एक्टिंग के दम पे उन्होंने अपना एक वर्चस्व बना रखा है इंडस्ट्री में। चाहे वो किसी भी फिल्म का नाम ले लें, मैडम चीफ मिनिस्टर का नाम ले लें, या फिर हम आश्रम का नाम ले लें, या फिर हम गुड लक का नाम ले लें, और भी कई उन्होंने वेब सीरीज़ें कर रखी हैं। हाल ही में उनकी सोनी लिव पर भी एक वेब सीरीज़ लॉन्च हुई है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं बैठक विद अभिषेक में तुलिका बनर्जी जी का। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैठक विद अभिषेक में आपका। मैम शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए वो तो कुछ अभी, जैसे आपकी जर्नी की हम बात करना चाहते हैं। आपकी जर्नी मैम कहाँ से शुरू हुई, स्टार्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए? अगर आप इस जर्नी की बात करें, इस फील्ड की, बॉलीवुड की जो मेरी एंट्री है, तो इसकी शुरुआत 2018 से हुई। 2018 में मुझे मैं मीडिया में थी ही। मैं रेडियो जॉकी थी फॉर 19 ईयर्स। मैंने 19 साल तक रेडियो जॉकी के रूप में काम किया। फिर लखनऊ दूरदर्शन में भी थी मैं अनाउंसर, तो मीडिया में थी ही। जब 2016 में यहाँ पे आया बॉलीवुड, जब मुंबई से छितर के, या क्या बोलेंगे, डिस्पर्स होके दूसरे लोकेशंस में जाना शुरू किया, तो लखनऊ धीरे धीरे लखनऊ में बहुत शूट्स होने शुरू हुए। तब किसी ने ऐसे ही बोला कि भाई ऐसे शूट हो रहा है मिस्टर कबाड़ी का, तो वहाँ पे उसमें एक रोल है, सीमा जी उसको डायरेक्ट कर रही थी, प्रिंसिपल का रोल है, जाओगी करोगी? हमने कहा क्यों नहीं करेंगे। खुद की साड़ी वाड़ी लेकर पहुँच गए वहाँ पे। देन एंड देयर रोल भी हो गया, अनु कपूर जी और विनय पाठक जी के साथ था। तब वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद फिर होते 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 जैसे ही यहाँ पे काम आया, वैसे ही डिमांड एंड सप्लाई होता है। जैसे ही डिमांड आई तो वहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर्स भी शुरू हो गए, बहुत सारा उपजना। ऑडिटर्स ऑडिशन के लिए जो होते हैं लोकल कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स, वो भी आ गए उसमें, और उन्होंने फिर उनके पास डेटा बनाना शुरू किया, और डेटा बैंक में मेरा नाम आ ही गया था उसमें। तो एक के बाद एक अच्छी फिल्में काफ़ी मिल गई। जैसे मैम मिस्टर कबाड़ी की बात आप करती हैं, उसमें मैम बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, जैसे विनय पाठक सर भी थे उसमें, विजेंद्र काला सर भी थे, बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। तो मैम इतने बड़े चेहरों के बीच में एक न्यू कमर, अगर बोले आपको तो गलत नहीं होगा, एक अपनी छवि बनाना और उसके बाद मैम जर्नी स्टार्ट करना कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मैंने उनके बीच में अपने आप को कभी प्लेस ही नहीं किया था उस समय। जब न्यू कमर थे तो न्यू कमर की तरह ही गई थी मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मैं भी एक उन लोगों के आर्टिस्ट के उसमें बीच में मैं जा रही हूँ। उनका तो अलग ही लेवल है ना, हमारा तो शुरुआती उस वक्त था। तो एक न्यू कमर की तरह गई थी, बहुत सारे लोगों से मिली भी नहीं थी। मेरा सीन केवल अनु कपूर और विनय पाठक जी के साथ था, उन्हीं दोनों के साथ मुलाकात हुई थी, डायरेक्टर के साथ मुलाकात हुई थी, सीन करके चले आए थे। तो जैसे अनु कपूर सर का आप नाम ले रही हैं, अनु कपूर सर के साथ पहला आपका, जिनको आपने फिल्मों में देखा, एक से एक बड़ी फिल्मों में देखा, उनको आपने जब साथ में आपने पर्दे पे साझा किया, तब मैम कैसा एक्सपीरियंस था वो, प्लीज?
ये लगा था मुझको कि जैसे पर्दे में दिखते हैं सबसे पहले बच्चे की तरह होता है ना, अरे यार पहली बार देख रहे हैं, ये तो वैसे ही लगते हैं जैसे दिखते हैं, तो ऐसे ही हैं। अच्छा हाइट इतनी है, यहाँ पर तो लगती है कितनी हाइट है, तो ये सब रहता था। बाकी परफॉर्मेंस देखा जाए तो मैं शुरू से ही स्टेज आर्टिस्ट थी। परफॉर्मेंस तो मेरी बचपन से रगों में था, तो मुझे परफॉर्म करने में आज भी दिक्कत नहीं होती है, पहले भी दिक्कत नहीं होती थी। तो नए एक्टर्स के साथ, बॉबी देओल के साथ जब मेरा सबसे बड़ा आश्रम का आया उनकी बीवी के रूप में, मुझे तब भी दिक्कत नहीं हुई थी। तो परफॉर्म करने में मुझे ये दिक्कत नहीं होती है कि क्या है, कौन है सामने, बहुत बड़ा दिग्गज है कौन है। लेकिन हाँ ये है कि उन लोगों का जो एक रहन सहन है या उन लोगों का नेचर है या उनको दिखते में कैसे है, वो चीज़ रहती थी। अब तो यूजुअल हो गया है उस वक्त। अच्छा मैम, जैसे इतने बड़े एक्टरों के साथ आपने उस समय भी काम किया, मैम आपकी लाइफ का अगर टर्निंग पॉइंट माने तो वो कौन सी फिल्म आपको लगती है? आश्रम। आश्रम से मुझको बहुत रिकॉग्निशन मिली। पहले भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया था, लेकिन आश्रम में बॉबी देओल, इवन बॉबी देओल को भी आश्रम ने बिल्कुल उनका तख्ता पलट दिया। कमबैक था वो। हाँ कमबैक था। तो बॉबी देओल को सब पहचानते थे आश्रम में, बॉबी देओल। और बॉबी देओल की बीवी, हालांकि मेरे कैरेक्टर को सब इतने ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन जब बोलो कि आश्रम में बाबा निराला बॉबी देओल की बीवी, तो भाई उस कैरेक्टर का इतना स्ट्रांग था कि मेरा भी स्ट्रांग आ गया था। अच्छा मैम, उस ऑडिशन की बात की जाए तो उसके लिए ऑडिशन आपका कैसे हुआ? बहुत डिफरेंट था। आज तक केवल मुझको लगता है प्रकाश झा इज़ दी ओनली पर्सन जिन्होंने इस तरह से ऑडिशन लिया था। उन्होंने किसी को किरदार के रूप में वो नहीं किया था कि इस किरदार के लिए ये और इतने सारे ऑडिशंस ऐसे होते हैं। उन्होंने बोला सारे आर्टिस्ट को बुलाओ, हम मिलना चाहते हैं। वो सारे आर्टिस्ट को लखनऊ में उन्होंने वहाँ पे बुलाया, सबसे बैठ के नॉर्मल बातचीत की और फिर उसमें से देखा कि कौन किस किरदार के लिए फिट हो रहा है जी। मेरा उन्होंने ऑडिशन 3 किरदारों के लिए लिया था। एक कविता की माँ के लिए, एक उसमें तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया था, एक जो साध्वी माता वहाँ की हैं उसके लिए लिया था, और एक बॉबी की वाइफ के लिए। अब उनको ये लगा कि मैंने हूँ तो ऐसा उन्होंने वो किया। अच्छा मैम, उस सीन की पर्टिकुलर बात की जाए, बॉबी देओल जैसा एक बड़ा आर्टिस्ट आपके सामने बैठा था और आपका बेबाक अंदाज में बोलना कि मैं तुमको मुक्ति तो मैं तुमको दिला दूंगी, आपका एक बहुत फेमस डायलॉग उसमें से निकल गया। मैम उस समय थोड़ा भी आपको मतलब वो चैलेंजिंग वाला पोर्शन नहीं लग रहा था कि कैसे क्या बॉबी देओल एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट के रूप में, और उस समय तक आपने, हालांकि फिल्में आपने काफी कर रखी थी बड़े एक्टर के साथ, लेकिन मैम वो एक छवि देना और एक वेब सीरीज, बहुत बड़ी वेब सीरीज मैम वो बनी और उससे बॉबी सर का भी कमबैक हुआ, उसमें मैम हल्का भी आपको वो नहीं लगा? नर्वसनेस तो नहीं लगी। नर्वसनेस नहीं लगी? हम लोग उसके पहले से बैठते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे, बॉबी के साथ मेरा मतलब एक बॉन्डिंग भी हो गई थी। कि क्या ये क्यों खाते हो, ये ऐसा क्यों करते हो, ये क्या है, ये सारी बातें भी होती थी। तो नहीं, इतना वो मुझे नर्वस मुझे नहीं लगा। नर्वस मुझे अभी भी लगता ही नहीं है। मैंने बोला ना, मुझे स्टेज फ्राइट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा मैम, एक बड़ी वेब सीरीज या फिल्म की बात की जाए और एक एड फिल्म या यूट्यूब के कंटेंट के लिए बात की जाए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि दोनों चीजों में कितना डिफरेंस आ जाता है या क्या अलग आपके लिए रहता है? एड फिल्म तो अलग है। एड फिल्म एक दिन का काम होता है और खट खट करके होता है, तो उसमें कोई स्टोरी नहीं है, कोई आपका किरदार ना समझना है, ना कुछ आपको व्यक्त करना है, केवल आपको स्क्रीनशॉट देना है। तो एड एक अलग चीज़ हो गई। यूट्यूब कंटेंट आपने अभी बोला, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक किया है शायद उसी के लिए, वो मेरा सेकंड कमबैक है। इससे भी मुझको बहुत मिला, फॉलोअर्स बढ़े, बहुत सारे मैसेजेस अननोन के आने लगे कि मैम ये सिंस उन्होंने भी बनाई फिल्म ही है, तो बनाते वक्त मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। जैसे मैं फिल्म के लिए कोई शूट करती हूँ, वैसे ही मैंने यूट्यूब का जो अभी एक प्रोजेक्ट किया मिशन मुंह दिखाई, उसका भी शूट तो वैसे ही था। हाँ, उसका प्रोसेसिंग या मार्केटिंग कैसे आता है वो डिफरेंस है। मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट वो काम भी सेम है, ये काम भी सेम है। जैसे मैम मिशन मुंह दिखाई की बात हम कर रहे हैं, यूट्यूब का एक बड़ा प्रोजेक्ट है वो, और मैम काफी पसंद भी किया गया आपको, तो मैम उसकी थोड़ी सी कहानी बताइए प्लीज कि मिशन मुंह दिखाई का क्या था सीन?
जैसे बाकियों को आजकल धीरे धीरे ये जो सिनेमा है उसने बहुत रूपरेखा चेंज की है। पहले टीवी में देखा करते थे, उसके बाद हॉल में देखा करते थे, फिर केबल टीवी आया उसमें हाँ। देखा करते थे, फिर उसके बाद ओटीटी आया, बहुत बड़ा चेंज हुआ। अब ओटीटी के बाद आज के ज़माने में रिसेंटली अब धीरे धीरे लोग टीवी से हट के मोबाइल पे आ गए हैं, वो और सिमट गया है। बिल्कुल। तो मोबाइल में ही मूवीज़ भी देख रहे हैं, मोबाइल में ही ओटीटी भी डाउनलोड करके देख रहे हैं, और उसके अलावा मोबाइल में वर्टिकल्स भी आजकल चल रहे हैं, और यूट्यूब का भी है, रील आ गई है, ये सारी चीज़ें। तो मैं जैसे बचपन में सब लोग बोलते हैं ना, मैं तो खुद बचपने में ये देखा करती थी और आज करने लगी, तो मैं भी देखती थी, मेरी बेटियां देखती ही थी। द हैशटैग ये काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं इसके, बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत फेमस। हाँ, मैं भी देखा करती थी, जब रील में एक बार दो बार देखने लगो तो आता रहता है, तो मैंने भी काफ़ी वो देखती रहती थी। उन लोगों के कंटेंट काफ़ी अच्छे रहते थे। जब वहाँ से अच्छा, मानते नहीं हैं लोग, बड़ा है, लेकिन मैं जो सोचती हूँ वो समहाउ मैनिफेस्ट होकर सच हो जाता है। ये भगवान जैसे लगता है कि हाँ हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा किस्मत बहुत अच्छी है मेरी। और समहाउ अगर मैं दिल से कभी कुछ सोचती हूँ और चाहती हूँ, चाहे कभी घर हो, कभी शादी के वक्त सोच जाता है, एक रास्ते से जा रहे थे, कहाँ इस लोकेलिटी में घर हो तो क्या, और आज उसी लोकेलिटी में मैं रह रही हूँ। तो ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो देख के लगता था कि यार फिल्में कर रहे हैं, सब कुछ है, ऐसे ही छोटे छोटे रील्स, क्योंकि मैं बहुत ही वीक हूँ डिजिटल चीज़ों में, मुझसे एकदम रील नहीं बनाई जाती, मुझसे पोस्ट तक नहीं होता है ज़्यादा, तो मैं बिल्कुल ही देहाती हूँ इसका, उसमें मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं चाहती थी, काफ़ी दिन से ये चाहती थी कि ऐसी कोई कंपनी हो या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो बना दे मेरे लिए और मैं इसमें भी आ सकूं। और सोचते सोचते वो अगेन वही हुआ कि वो समहाउ लगा कि भगवान ने सुन ली, और उन वहाँ से एक वो आया, कांटेक्ट किया उन लोगों ने कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो एक उसके लिए आपका चाहिए। मतलब मेरे लिए ये नई बात नहीं है, पहले भी कई बार हो चुका है। तो मेरे लिए वॉज है, अभी तो हम सोच ही रहे थे, अरे यही, दिस इज व्हाट आई वांटेड। यही। तो इस तरह से वो हुआ। मैंने ऑडिशन दिया, मैंने उनको बोला भी कि मैं चाहती हूँ कि और आगे हम लोग काम करें, क्योंकि मैं खुद नहीं वो करती। मेरा भी ये अच्छा प्रोफाइल हो गया है, तो आपको भी मेरे प्रोफाइल, मतलब मेरे साथ जुड़ने पे आपको भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, बिकॉज मैं एकदम नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे भी एक सहारा चाहिए। तो ड्रीम कम ट्रू था ये। अच्छा मैम, जैसे मैं आपके कैरेक्टर की बात करता हूँ, अगर एक एक कैरेक्टर उठाऊंगा तो मैम काफ़ी समय जाएगा। मैं आपके दो डिफरेंट कैरेक्टर उठाता हूँ। एक मुंह दिखाई में गांव की एक माँ का रोल, और मैम एक आपने सोनी पे अभी वेब सीरीज कुछ दिन पहले ही आई है जिसमें आपने जज साहिबा का रोल किया। कचहरी। अच्छा मैम, लैंग्वेज प्रॉब्लम, जैसे उसमें जज साहिबा एक पढ़ी लिखी हो गई, उसके बाद आप मुंह दिखाई में एक कहें तो थोड़ा गांव से रिलेटेड वाली, ठीक मैम, दोनों में लैंग्वेज का बैलेंस कैसे आप करती हैं किसी कैरेक्टर में? नहीं, मुझे दिक्कत आती है। कई प्रोजेक्ट्स मेरे हाथ से सिर्फ इसीलिए गया है क्योंकि मेरा लुक गांव का नहीं है, मैं फिट नहीं बैठती हूँ, मैं देहाती नहीं लगती हूँ, और मेरे डायलेक्ट में चाहे जितना भी हो वो देहातीपन नहीं आ पाता है। इवन आप इसमें भी देखेंगे ना, मेरे को बोला गया था, मैम आप का इंग्लिश बड़े बड़े अच्छे से आप बोल रही हैं, ये जो भी है कि वो मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मत बोलिए, डिपार्टमेंट बोलिए या कुछ, वो मुझसे नहीं होता। फम्बलिंग चल रही थी। फम्बलिंग नहीं, आप अगर जानते हैं कोई चीज़ तो आप उसको अननोन नहीं कर सकते ना। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो आप हिल नहीं सकते, जबरदस्ती नहीं वो कर सकते। अगर आप अच्छा गाते हैं तो आप बेसुरा नहीं गा सकते। तो अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो खराब इंग्लिश बोलने में, मेरे को कई लोग बोलते हैं, कर लेते हैं बहुत अच्छा, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसमें भी हुआ है कि मैंने जो बोला है वो काफ़ी ठीक ठीक बोला है। तो मैंने इसी वजह से भोजपुरी हमेशा मना किया है, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। और इसी वजह से कई काम भी मेरे हाथ से गए हैं कि मैम आप देहाती नहीं लग रही हैं, आप गरीब नहीं लग रही हैं। तो मैम अगर जैसे हम बात करते हैं, फिल्मों की बात तो अभी आगे और भी करेंगे, पर्सनल लाइफ की आपकी थोड़ी बात करते हैं मैम। किसी भी महिला के लिए दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। आप इंडस्ट्री को भी बैलेंस कर रहे हैं, आप अपने घर को भी बैलेंस कर रहे हैं, तो मैम वो कैसे करते हैं आप? मैं अपनी जॉब को भी बैलेंस कर रही हूँ। आपको शायद पता नहीं होगा, कई दर्शकों को नहीं पता है कि मैं यूपी पावर कॉरपोरेशन में कार्यरत हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरा।
2016 में मैंने इस फील्ड में वो हुआ, मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर उसको पार करके मेरिट में आके इस गवर्नमेंट जॉब को हासिल किया था। ये मेरी रियल अचीवमेंट है लाइफ की। मेरा जो बॉलीवुड का सफ़र है उसमें आप किस्मत का साथ बोल सकते हैं कि किस्मत का बहुत बड़ा हाथ रहा, उसमें योगदान रहा। ये फील्ड ही ऐसी है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर किसी के लिए। अगर किस्मत अच्छी रही तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, अगर किस्मत नहीं है तो आप मेहनत कर लेंगे तो भी नहीं हो आप पाएगा। वो हो पाएगा। तो इसमें तो ईश्वर का योगदान है, किस्मत का योगदान है, लेकिन अगर मेहनत की बात की जाए तो एक्चुअली मैंने बहुत पढ़ लिख कर आप मतलब पूरी शादी के बाद, बच्चों के बाद, पड़ोसी के बच्चे से किताब लेकर, रिवाइज करके, एग्ज़ाम्स देकर अपना ये गवर्नमेंट जॉब किया था। तो उसको भी मैं मैनेज कर रही हूँ, इसको भी मैनेज कर रही हूँ, और घर परिवार को मैनेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि घर परिवार को मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। वो सही मायनों में पूरक हैं। मेरे लाइफ में जो भी ज़रूरत आती है, जहाँ पर भी ज़रूरत आती है, उसको पूरा करते हैं। मेरा घर, मेरी गृहस्थी मुझसे बेहतर मेरे हस्बैंड चलाते हैं उसको। अच्छा मैम, किसी कैरेक्टर में आपको ढलने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है लगभग? क्योंकि मैम बहुत लोग कहते हैं कि मुझे 20 दिन 30 दिन लग गए किसी कैरेक्टर में, आपको कितना वक्त लगता है? ये बड़ा मैं ये काफ़ी चीज़ आ रही है, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, मैं बात भी करना चाहती थी, अभी रिसेंटली 2-3 जगह ये बात उठी। 2 तरह की एक्टिंग होती है, एक होती है मेथोडिकल एक्टिंग, मेथड एक्टिंग। मेथड एक्टिंग क्या होती है कि आपका जो भी किरदार है, आप पूरी तरह से उस किरदार में ढल गए। पूरा जब तक प्रोजेक्ट हो रहा है या आपका जब तक शूट है, तब तक आप अपनी रियल लाइफ से हट के आप पूरा उस इमेज, उस कैरेक्टर में चले गए। उसी की तरह सोचना, उस पूरी कहानी को आपने पढ़ा, पूरा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा। आप केवल अपना ही नहीं, दूसरे का भी जानते हैं कि वो अगर वो माँ बनी है मेरी तो उसके साथ मेरा क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या बैकग्राउंड है, इसलिए वो ऐसा हो के। तो ये बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है मेथड एक्टिंग। और एक दूसरा होता है कि आप गए, आपको सीन बता दिया गया, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, आपने अपना सीन किया और आप चले आए। मैं दूसरी वाली हूँ। अच्छा। मुझे मेथड एक्टिंग नहीं समझ में आती है, मुझसे होता भी नहीं है। मेरा अपना रीज़न है, मैं बताती हूँ क्यों। कई लोग बोलते हैं कि यार वो एक्टिंग नहीं है, तुम इतनी इन्वॉल्व नहीं हो पाती हो, गलत करती हो। मुझे लगता है अगर आपको अपना सब कुछ हटा के, अपना सारा कुछ क्लाउड करके और उतना टाइम लग रहा है, उतना इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, जी जान लगा दे रहे हैं, सब कुछ वो कर, तो फिर आप किस बात की एक्टिंग कर रहे हैं? तब तो आप वही किरदार हो गए ना। हाँ बिल्कुल। एक्टर तो आप तब हुए कि आपने अभी किसी की मौत देखी और जाके आपको कॉमिक सीन करना है और आपने हंसा, कॉमिक सीन किया। मतलब कैमरा ऑन होने के बाद तुरंत। यस, उसी को तो एक्टिंग बोलते हैं जी। अगर आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाए, अगर आपने वो एक्ट ही नहीं कर पाए, तो फिर आपको अगर इतना टाइम चाहिए कि आप उसमें इन्वॉल्व, तब तो वो तो फिर आप वही बन गए ना किरदार। तो इस मामले में मेरा यूं स्विच ऑफ होता है। ये काफ़ी लोगों ने प्रशंसा भी की है या फिर निंदा भी की है, सबकी अपनी अपनी सोच है कि मैं सारे किरदार मैं बहुत नेचुरल एक्टिंग के लिए जानी जाती हूँ कि मेरी एक्टिंग में दिखावा नहीं होता है, नेचुरल ऐसा लगता है मैम कि आप स्पार्क भी छोड़ते हैं और उसमें भी मैम ऐसा नहीं लगता कुछ आपने अलग ट्राई किया, और वो मैम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एक्टिंग में। तो मैं तुरंत के तुरंत रो दूंगी और रोने के बाद जैसे ही कट होगा वो वाली चाय वहां पे अभी रखिए, ले मैं तुरंत हंस वो है अपने नॉर्मल मूड में आ जाऊंगी। तो ये स्विच ओवर मेरे लिए बहुत आसान क्या वही है। मैं उसके अंदर डूब नहीं पाती। अच्छा मैम, जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, जैसे आप हैं मैम, कुछ लोग ये कह देते हैं कि परिवार हो गया, अब तो हस्बैंड हो गया, या मेरी यार गवर्नमेंट जॉब है, मैं कैसे काम कर सकूं। उनके लिए मैम क्या ऐसा किया जाए, वो ऐसा क्या प्रयास करें कि वो भी जैसे नए ट्राई कर रहे हैं या ऑडिशन कहीं देने जा रहे हैं, तो मैम क्या ऐसा अलग करें कि ऑडिशन पिक हो जाए उनका, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। मैं ऑडिशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, ऑडिशन मैं खुद ही बनाती हूँ जी। बाकी अच्छा ऑडिशन पे अभी मैं आती हूँ, बाकी मैं 1-2 चीज़ें जो मैं बोलना चाहती हूँ वो बोल दूँ, उसके बाद फिर ऑडिशन पे लेके आना अगर मैं भूल गई तो। जी। पहला तो ये
कि मैं अगर संदेश इसको आप समझना चाहें, अगर ऑडियंस ये सोच रही है कि मैं कुछ मैसेज सीख के मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। आप प्लीज़ मान के चलिए, मैंने कई नवयुवकों को देखा है, बहुत लड़कियों को देखा है जो इस फील्ड में आने के लिए अपना सारा घर परिवार, पढ़ाई, काम, जो बसा बसाया उनका लाइफ है उसको छोड़ देते हैं। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक होता है कि हम एक काम करें और अपनी लाइफ, इसके भी दो पहलू हैं। जैसे मैं बोल रही थी कि आप अपना लाइफ चलाते रहिए और इसमें भी काम करते रहिए, लेकिन उसको एकदम वो मत बना दीजिए कि मतलब मैं इसी को वो काम करूँगी। लोगों का कहना होता है कि अगर हम इसमें डूब नहीं जाएंगे, इसमें पूरा हम बिल्कुल अपने आप को लगा नहीं देंगे, तब तक वो कैरेक्टर नहीं, हाँ, कैरेक्टर क्या, तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये इसमें किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आपकी मेहनत का बिल्कुल गिव एंड टेक नहीं है। तो इसको आप प्राइमरी अपना करियर मान के प्लीज़ मत चलिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि सब कुछ छोड़ के वो इसमें डूब जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में मैम थक जाते हैं उसी से। इसको अपना सेकंड लाइफ का जो क्या बोलते हैं चॉइस रखिए, प्लान बी रखिए, एक बेस जरूरी है। यस, अपना जो लाइफ है उसको वो मत करिए। मेहनत ज़रूरी है, ठीक है, मानती हूँ, लेकिन ये मान के मत चलिए कि आप मेहनत करेंगे पूरा डूब जाएंगे तो उसका आपको सिला मिलेगा। ये फील्ड ऐसा नहीं है, तो इसके ऊपर डिपेंड मत होइए। दूसरा, आप लोगों का अप्रोच बहुत गलत होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे पास अगर जो लोग जिनको देखते हैं ना किरदार उसमें पर्दे पर, लोग उनके पास पहुंच जाते हैं, मेरा भी कुछ करा दो। हमारे पास कुछ नहीं है, हम कैसे करा सकते हैं? मैं तो खुद काम मुझको मिलता है, मैं तो खुद काम मांगने जाती हूँ। कोई मेरे से ये थोड़ी ना आएगा पूछने के लिए। प्रोडक्शन हाउस मुझसे नहीं पूछेगी, आर्टिस्ट से नहीं पूछेगी कि ये किरदार है, बताओ तुम्हारे पास कोई है कि नहीं। वो कास्टिंग जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कास्टिंग एजेंसीज हैं, उनसे पूछेगी। तो इसीलिए आप हम लोगों को देखकर हमारे पास मत आइए, आप उनके पास जाइए, क्योंकि वो शायद वो अपना डेटाबेस बनाते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें मैं वो करना चाह रही थी, क्योंकि मैं सबको यही बोलती हूँ। कई लोग होता है, जैसे ही कोई मेरा कोई प्रोजेक्ट आता है तो मेरे पास 10 ठो ऐसे मैसेजेस आ जाए, मैम मेरा भी कुछ कर दीजिए, मैम मैं भी करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त लोग बोलते हैं, अरे हमारे लिए भी कोई किरदार अपने जाया करो। तो मेरे को बोलेगा कोई, मैं तुमको लेके जाऊंगी, मेरा दोस्त है डायरेक्टर, वो बोलेगा सीधे जाओ हम कर लेंगे कास्टिंग। तो मेरे को कोई नहीं वो करेगा, आर्टिस्ट को नहीं करता है। तो आप सही जगह वो करिए, वो बहुत टाइम लेता है, अंदर धीरे धीरे करते करते। अगेन मेरा एग्जाम्पल प्लीज मत लो। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि मेरे को शुरू से बहुत अच्छे किरदार मिले। सबके साथ नहीं होता है, किसी के साथ नहीं होता है। मेरा एग्जाम्पल इज रॉन्ग एग्जाम्पल। आपको बहुत नीचे से बहुत सालों तक आप अनदिखे रह जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे शायद दिख जाए। नवाज सर की बात करें अगर, तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। सरफरोश देख लीजिए, अगर कोई बना है तो भी वो नीचे से उठ के बड़ी मेहनत कर, बड़ा टाइम टेकिंग है तब बना है। और कई लोग तो नहीं बने हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, है ना। तो ये इसके ऊपर सोच डिपेंड होके मत रहिए और सही जगह जाइए, कास्टिंग लोगों के पास जो आपको एक्चुअली काम दे सके। हम लोग नहीं दे सकते हैं। अब रही बात ऑडिशन की, ऑडिशन कैसे बनाया जाए, इसका वर्कशॉप होता है, मैंने जो कभी भी लिया नहीं। मैं अपना लाइटिंग अच्छे से देखती हूँ और मैं उस अगेन जब आप ऑडिशन देते हैं तो आपको दूसरे किरदार की वो नहीं होती है। कोई आपको क्यू दे दे तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ आप ही रहते हैं। तो आपको वो सोचना पड़ता है कि नेचुरली आप कैसे वो कर सकते हैं। जो एक मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बेटर करती हूँ, जो लोग शायद थोड़ा सा गलत करते हैं। कोई भी किरदार है जिसकी ये मेरे को बाद में बोला भी गया था मुँह दिखाई में, या मैं हर जगह करती हूँ। जब आपको कोई सीन दिया गया कि ये सीन आपको इनायत, तो लोग यूजुअली मोनोलॉग करते हैं खड़े होकर। एक प्लेन बैकग्राउंड ले लिया, उसके सामने खड़े हैं और फिर अपना डायलॉग दे रहे हैं, जो कि रियल जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऑफिस से आए हैं और आपको अपने हस्बैंड को कुछ बात बोलनी है कि आज ऑफिस में ये हुआ या ये हुआ, तो आप ऐसे करके खड़े होकर नहीं बोलेंगे पता है ऐसा हुआ था, ये नहीं करेंगे। आप काम करते करते करेंगे। आपने घड़ी उतार, ये कर रहे हैं, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हो गए, बैठ गए। तो वो जो एक्टिविटीज़ है ना, वो भी साथ में करते रहिए। ऑडिशन में आपको लगना चाहिए देखकर कि हाँ ये मैं, मतलब इवन द डायरेक्टर जो देख रहा है उसको भी ये आइडिया मिलना चाहिए। जैसे मुँह दिखाई में हुआ था, उन्होंने बाद में ये मेंशन किया कि मैम मेरे पास इतने सारे लोगों का आया था,
14 लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया था, मैंने आपको सिलेक्ट किया बिकॉज आपका इतना नेचुरल था। आप सब्जी का आपने एक्टिविटी ले ली थी, जो डायलॉग डिलीवरी था उसमें वो करते करते लोगों ने क्या किया, वो जैसे होता है हर वक्त एक प्लेन बैकग्राउंड में बैठ के वो सारा अच्छा ऐसा होता है, ये है वो है ना, डायलॉग पूरा हाँ पूरा वो कर दिया। आपका एक्सप्रेशन दिख रहा है लेकिन वो नेचुरल नहीं है, क्योंकि आप रियल लाइफ में ऐसा नहीं बोलेंगे जब आप करने लगेंगे। मैंने एक सब्जी ले ली थी, सब्जी काटते काटते मैंने वो डायलॉग बोला था। मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ, कुछ काम कर रही हूँ या कुछ वो कर रही हूँ, उसे करते करते हाँ तो ये है ना, अरे तो ये कर, तो बात ऐसे ही होता है ना, बात तो आप ऐसे ही की जाती है नेचुरल। तो ऑडिशन में भी आप एक एक्टिविटी करें। इवन मैं अपने घर की बात नहीं कर रही हूँ, आजकल ज्यादातर घर से आप बना के भेजने एक प्रकार वो होता है। इवन जब आप जाइए तो अपने हिसाब से ऑडिशन का माहौल बनाइए। आपको सीन दे दिया गया, आपके सामने ऐसे ही कैमरा लगा है और आप सामने आके उसको एनैक्ट कर देंगे। मैं जाती हूँ, मैं उस सीन को सोचती हूँ कि अगर ये सीन हो रहा है तो कैसे है, फिर मैं बोलती हूँ मेरे को एक चेयर दे दीजिए, मैं एंट्री करूँगी, मैं उसके बाद आके बात करते करते फिर बैठूंगी और उसके बाद फिर कुछ रख लिया, मोबाइल रख लिया या ये कुछ भी हो गया, तो ये पूरा मैं सीन करके एक डायरेक्टर जैसे उसको भी लगे कि हाँ ये हो रहा है सीन में, सिर्फ आपकी एक्टिंग वो नकली वाली ना लगे। तो बाकी तो मुझे लगता है सब लोग अपने तरह से एक्ट करते ही हैं, हाँ तो उसके ऊपर तो मैं किसी का वो नहीं करूँगी। लेकिन हाँ ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा बेहतर करती हूँ दूसरों से, कि मैं एक्टिविटी के साथ उसको रियल रखती हूँ। अच्छा मैम, ज़्यादा टफ आपके लिए क्या है, रोमांटिक सीन करना या एक्शन सीन करना? रोमांटिक सीन करने के लिए अभी तक किसी ने बोला नहीं तो पता नहीं जी। और एक्शन सीन जो किया था वो एक ही किया था, वो इतना एक्शन नाम का कुछ था ही नहीं उसमें जी। क्योंकि वो देखने में भले ही एक्शन लग रहा हो लेकिन जब हम लोग करते हैं तब तो कट बाय कट करके होता है, तो मुझे पता ही नहीं है कि रोमांटिक ज्यादा मुश्किल है कि एक्शन। नहीं मगर मान लीजिए जैसे फ्यूचर की अगर बात की जाए मैम, फ्यूचर में आपको सीन मिलता है हाँ। तो मैम रोमांटिक सीन करने में आप कितना कंफर्टेबल होंगी या एक्शन में क्या है सीन? मुझे लगता है कि मैं एक्शन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरा शरीर बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। तो अगर कोई पुलिस का मेरे को रोल दे दिया गया तो शायद मैं उतना दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगी। और अगर मान लीजिए मैम आपने अभी किया नहीं है इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो सकता है आप क्योंकि बहुत जब मैं कैमरे के सामने आती हूँ तो एक अलग ही मेरे अंदर वो एक मैम, लेकिन आप बोले ना पुलिस वाले का रोल आप नहीं कर सकते, लेकिन आप उसमें जबरदस्त लगेंगी और ज्यादा क्योंकि अगर मैम एक क्रिएटिव दिमाग से सोचा जाए तो उसमें आपका और ज्यादा एक्शन नजर आएगा, ऐसा लगता है। हो अच्छा सकता मैम, है इतने सारे आपने कैरेक्टर, लेकिन हाँ आज मौका मिला है तो बोल दूं, रोमांटिक मैं करना चाहती हूँ। ज्यादातर मेरे को एक इस एज के हिसाब से मदर का रोल ही मिलता है, हीरो की माँ, हीरोइन की माँ, हीरो की माँ ज्यादातर। मैं इसके अलावा भी रोल करना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अभी तक मिले बहुत कम हैं। तो मैं करना चाहती हूँ जिसमें कि इस उम्र में भी रोमांस होता है, जो 40s का रोमांस होता है वो भी होता है, ऐसा नहीं है, वो ज्यादा बढ़िया होता है। और मैं एक्चुअली एक ऐसा मैंने किया है लेकिन वो थोड़ा वो चुलबुली दूसरे टाइप का था, अभी आएगा, उसका नाम है उस प्रोजेक्ट का धरा का धरा रह गया। वो राकेश जी के साथ किया था, सारा भाई वर्सेस सारा भाई में रोसेश जी उनके साथ किया, उनके ऑपोजिट में। तो उसमें मैं उनको लाइन मारती हूँ और बड़ा ऐसे करके तो किया है। और मेरा मन है और मेरा ये भगवान ने आज तक बहुत मेरा मैनिफेस्ट किया है, ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं अरशद वारसी के साथ कभी एक रोमांस का करूं। अगर किसी कोई सुन ले और कभी ऐसा हो जाए तो हाँ मेरा मन है कि मैं करूं और मुझे लगता है कि मैं कर ले जाऊंगी, अच्छा तो रोमांस कर ले जाऊंगी। अच्छा मैम, जो कैरेक्टर अभी तक आपने जैसे प्ले किए हैं मैम, उन कैरेक्टर की अगर बात करें तो ज्यादा चैलेंजिंग आपको कौन सा कैरेक्टर लगता है अपना, जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो कि यार ये कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है? मैंने एक फिल्म की थी मेहरुनिसा जी, वो बहुत सारे फिल्म फेयर में गई लेकिन अभी तक वो OTT में आई नहीं है। उसमें मेरा किरदार बहुत डिफरेंट था। मैं रियल लाइफ में जैसी हूँ काफ़ी मेंटेन्ड हूँ और काफ़ी ठीक ठाक लगती हूँ, लेकिन उसमें मेरे को एक अधेड़ उम्र की जो चिड़चिड़ी है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, ऐसा किरदार करना था। तो उसमें चैलेंजिंग, और वो मुस्लिम
किरदार था। जी जी। वो डायलेक्ट लाना, हम्म वो थॉट लाना उस तरह का, हम्म उनका रहन सहन के हिसाब से करना, अम्मा ये है या, तो थोड़ा सा मुझको वो चैलेंजिंग भी लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा वो फ्रूटफुल भी था। आप एक ऐसा किरदार जो आपको लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, वो कर ले जाएं, हाँ तो लगता है ना कि हाँ कुछ किया। तो वो मुझे देख के अपने आप को उसमें खुद रोना आ गया था कि अच्छा ये मैंने किया। और मैम वो बढ़िया भी लगता है अगर पर्दे पे देखा जाए कायदे से तो। एक और भी अभी किया, वो रीसेंट है एक्चुअली। जी जी। खुशकिस्मत रही हूँ कि मैंने अलग अलग काफ़ी सारे Character वो करे। किए, प्लेटफॉर्म्स में किए मैंने, एड्स भी किए मैंने, मूवीज़ भी किया मैंने, थिएटर वाली मूवीज़ भी की मैंने, OTT वाले वेब सीरीज़ भी किए। सीरियल हुआ एक स्टार प्लस के लिए, जी तोड़ के दिल मेरा, अभी जी। अक्टूबर में आएगी। जी। उसके लिए मेरे पास आया था एक किरदार के लिए, वो था अगेन घर की अम्मा, हीरो की माँ, विधवा माँ, एंड वो मरती है, अपना वो करके वो मरती है। मेरे को पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो पहले से कहानी नहीं बताई जाती है ना। ब्रीफ है कि बस माँ होती है, वो अपना घर का जो जिम्मेदारी है बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो विधवा है तो सारा कुछ खुद ही चलाती है। उसके बाद फिर एंड में अपने बहू को दे के सौंप के मर जाती है। तो उसमें मरना था, एंड एक तो उसमें काफ़ी रोना भी था। मुझे रोना नहीं आता है, मुझे बार बार ग्लिसरीन लगाना पड़ता है तो ये भी मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, क्योंकि 1 महीना कंटिन्यू हम लोगों ने, एक तो मैं बहुत थक गई थी जी। अभी भी टैनिंग हो रखी है पूरा पीठ वीठ मेरा, उसका असर अभी भी नहीं गया। एंड उसमें उसके बाद फिर मरना था, एंड वो जो पूरा किरदार है जब आप देखेंगे शायद समझ में आएगा। मेरे पास मतलब कोई रीज़न नहीं है जिसको मैं वर्ड अप कर सकूं कि क्यों चैलेंजिंग था, लेकिन लगा मुझको थोड़ा सा कि ऐसा नहीं कि कर नहीं पाई या मुश्किल लग रहा था, लेकिन करने के बाद वो जो पूरा प्रोसेस है वो करने के बाद ऐसे लगा था कि तकलीफ हुई बहुत ओके ज़्यादा। हो गया, अच्छा अच्छा हो मैम, गया। इतने साल हो गए आपको काम करते हुए, मान लीजिए फिल्में आपने की, कैरेक्टर अलग अलग बहुत किए हैं आपने, तो अगर मैम लाइफ की बात की जाए पूरी, तो कभी ऐसा मोमेंट आया आपको जिसमें आपको लगा हो कि थोड़ा सा थक गए हैं या बहुत चैलेंजिंग हो रही है लाइफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है? नहीं, कोई एक मोमेंट? मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करने में, ये जो अगर आप फिजिकल ये उसकी बात कर रहे हैं स्ट्रगल कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, वो सिर्फ अभी हुआ था जो मैंने अभी आपको बोला, जब मैंने सीरियल किया। क्यों? क्योंकि वो 1 महीने तक कंटिन्यू चला था, तो वो मेरे लिए बहुत टायरिंग हो गया था। और सिंस मैंने उनको डेडलाइन दे के रखी थी कि मुझे जाना है वापस, तो हर रोज़ सुबह से लेकर वो करते, तो वो टायरिंग हो गया था। अदरवाइज ऐसा कोई चैलेंज नहीं कि मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, आसानी से सब कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं रहता है। लेकिन पता है थकावट कब हो जाती है? अगर आपके पास काम रहता है तो थकावट नहीं होती है। आप गए, आपने पूरा दिन शूट किया, आ गए घर वापस, अच्छा लगता है कि आप काम करके गए। लेकिन आप गए सवेरे 8 बजे और आप पूरा दिन बैठ के वेट कर रहे हैं, और रात को शाम को 6 बजे आपका एक सीन हुआ, उस सीन का कोई औचित्य नहीं है उसमें, तो वो मेंटली आपको ड्रेन आउट कर देती है और वो आपको थका देती है कि क्यों हमने इसमें इन्वेस्ट किया। अब ऐसे जो किरदार हैं वो ज़्यादातर बड़े प्रोडक्शन हाउस के उसमें आता है। देखिए, किसी भी स्टार्टर जो भी एमेच्योर होगा मेरी तरह, जो भी अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा, उसको हमेशा बड़े प्रोडक्शन हाउस में बड़ा रोल नहीं मिलेगा। उसको बड़े प्रोडक्शन हाउस में छोटा रोल मिलेगा, और छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस में बड़ा किरदार मिल सकता है। राइट, मेरी भी जर्नी ऐसी रही है, और मैं दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ। जब मुझे अपना काम दिखाना होता है, मैं थोड़ा जो बहुत ज़्यादा नामी नहीं है लेकिन काम अच्छा करते हैं, ऐसे प्रोडक्शन हाउस के प्रोजेक्ट लेती हूँ जिसमें मुझे अच्छा किरदार मिलता है, और वो काम करके अच्छा लगता है कि हमने काम किया, थकावट नहीं लगती, मेंटल थकावट नहीं लगती है। लेकिन भाई बड़े बैनर की भी ज़रूरत होती है, आपको नाम की भी ज़रूरत होती है, प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत होती है। तो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के भी मैंने काम किए। फॉर एग्जांपल पैनोरामा का भी मैंने किया था, रेड। अब वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बड़ा नाम है, रेड में किया। लेकिन रेड में आप देखिए काम क्या है मेरा, मैं सिर्फ पीछे खड़ी रहती थी,
माँ बोल रही है, बेटा बोल रहा है। मैं उसमें रितेश देशमुख की बहन बनी थी। हाँ मैम। रितेश देशमुख और उनका सीन चल रहा है। हम लोग का 2 बहनें थी। हम लोग का काम क्या होता था, माँ के पीछे खड़े रहो, एक डॉगी इधर एक डॉगी इधर। मुझे लगता था ऐसे ही बस खड़े हैं डॉगी, डायलॉग नहीं था कोई, कुछ नहीं है डायलॉग, कोई एक्टिविटी नहीं है, बस खड़े रहो, रोते रहो, एक्सप्रेशंस दो। वो और टायरिंग लगता है पूरा दिन भी गया, पूरी मेहनत भी गई, और क्या किया, कुछ काम करने को नहीं है। मुझे ऐसी चीजें, ऐसे प्रोजेक्ट्स थकावट, लेकिन फिर भी नाम है, ऐसे प्रोजेक्ट्स करने भी जरूरी है, क्योंकि आज के नाम में मैं आपको अभी अपने अच्छे काम छोटे प्रोडक्शन हाउस के गिना दूं। मैंने गुड लक में इतना अच्छा काम किया है, पूरा प्राइमरी रोल है मेरा उसमें, वो भी एक चैलेंजिंग रोल था, बड़ा मुझे करके मजा आया। लेकिन और मैंने मेहरुनिसा किया है जो कि अभी तक तो ये सारे इतने सारे हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ज्यादा काम किया है, प्राइमरी रोल है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस। लेकिन लोगों को अभी भी लोगों के मुंह से निकलता क्या है, आश्रम, अरे मैंने तुमको रेड में देखा, अरे मैंने कोर्ट कचहरी में देखा। जो बड़े प्रोडक्शन हाउस भले ही उसमें करती क्या हूँ, उसमें एक सीन होता है। ये चीज मानती हैं कि नहीं मानती हैं कि जैसे रेड की पर्टिकुलर हम बात नहीं करते हैं, आश्रम की बात करता हूँ आपसे, और मैम जैसे कोर्ट कचहरी की बात की जाए, मैम आपको ये चीज लगना चाहिए कहीं ना कहीं कि जब आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करते हैं, छोटा रोल भी होता है, लेकिन मैम अगर एक्टर में दम है तो वो अपना एक स्पार्क छोड़ता है। जो आपने जैसे कोर्ट कचहरी की मैं बात करता हूँ, मैं उसमें देखा मैंने आपको कि आपका एक बात करने का ढंग, वो मैम एक लगता है कि हाँ है, तो मैम वो भी कभी कभी जरूरी हो जाता है शायद। वो फिर केवल एक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोर्ट कचहरी में एक सीन था, मेरे को बोलने का मौका मिला, वो डायलॉग था, मैंने बोल दिया। उनके पास ऑप्शन उनको दिखाना ही था कि इस तरह से बेइज्जती हुई है। ये चीज है। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि है। अब फिर मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसा ही एक और जज का किरदार किया था मैडम चीफ मिनिस्टर में। हाँ मैम। अब मैडम चीफ मिनिस्टर में सुभाष जी ने, मैं अभी जॉली एलएलबी देख के आई, क्या डायरेक्टर हैं, ही इज सच अ नाइस डायरेक्टर। इन्होंने उसका जो प्रेजेंटेशन है, आप अगर फिल्म मैंने जब देखी तब देखा, उस कैरेक्टर को से, उसमें भी एक ही सीन है मेरा, लेकिन उस कैरेक्टर को कैसे उसमें लगाया कि वो पहले दूसरे से जो मेन कैरेक्टर्स है, मानव कौल, उन लोगों से बोलता है हाँ लेकिन वो जज साहिबा सुना है कि मैंने, उन्होंने कैरेक्टर बिल्डअप कर दिया। अब जो ऑडियंस देख रही है वो पहले से जानती है साला कौन खड़ूस है, तो वो उस कैरेक्टर को, अच्छा ये खड़ूस है, एक आए आप डिलीवरी दे के चले गए, कोई इम्पैक्ट डाल गया। हाँ वो ऑडियंस के उसमें, लेकिन आप बिल्डअप कर रहे हैं तो ऑडियंस ने जाना, अच्छा ऑडियंस के दिमाग में गई हाँ ये बड़ी खड़ूस, अच्छा इसने ये किया, अरे ये तो ये करने वाली, अरे मेरा दम है, तो उस तरह से बिल्डअप किया। अब क्या, उन्होंने एक सीन मेरा दिखाया, उसके बाद फिर उसके पीछे की कहानी वो उधर दिखाया, फिर मेरा सीन बीच बीच में आ रहा है, तो वो ऑडियंस मेरे को अनदेखा नहीं कर सकती। हाँ, कहीं ना तो कहीं ये हाँ मैंने काम किया, लेकिन इट डिपेंड्स 50% ऑन द डायरेक्टर कि किस तरह से वो प्रस्तुत कर रहा है, तो खाली आपके उसमें नहीं होगा। अब वही है ना कि इसमें भी काम तो किया ही था ना रेड, देखा जाए अगर ऐसा होता है तो क्या होगा फिर। हाँ वही चीज, अगर हम काम करना भी चाहें, अगर मेरे अंदर स्पार्क है भी, टैलेंट है भी, दिखाने का स्क्रीन ही नहीं है तो हम कहाँ दिखाएंगे। पॉडकास्ट में हम बहुत सीरियस हो गया है, मैं आपको वापस आश्रम की तरफ लेके चलता हूँ। आश्रम की तरफ लेके चलता हूँ मैम। बॉबी सर के साथ जो आपका किरदार था वो एज अ वाइफ था उनका मैम, लेकिन ऑफ कैमरा केमिस्ट्री कैसे बॉबी सर की थी, कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी वो लगते हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है मैम वो देखिए देवल फैमिली से आते हैं वो, हाँ, तो देवल फैमिली से आते हैं, धर्मेंद्र सर, सनी सर, फिर बॉबी सर, उनके साथ मैम ऑफ कैमरा केमिस्ट्री की बात कैसे। देओल फैमिली का जो एक वो है ना, हाँ, रुतबा, देओल फैमिली का जो उनके मर्दों का जो एक रुतबा है, रुतबा कह लीजिए, जो एक उसको क्या बोलेंगे, जो जिस ढांचे में वो रहते हैं, हाँ, वो ढांचा तो बॉबी का भी है। हाँ, एक वो रहता है। हाँ, लेकिन हाँ अच्छा ये भी है कि आपके किरदार से बहुत फर्क पड़ता है, द कैरेक्टर यू प्ले। मैं आज बॉबी की वाइफ का रोल था, तो मैं एक साधारण एक्टर होकर भी उससे बात कर रही थी। जो मेन कैरेक्टर्स थे वो, सिंस मेरा किरदार मेन था, तो सारे जो बड़े बड़े लोग थे वो लोग बात कर रहे थे, मेरे को उस तरह से ले रहे थे। यही अगर मैं एक छोटा किरदार को ही वो करूंगी जज वज का, तो लोग मेरे से बात नहीं करेंगे, वो लोग आके वो कैरेक्टर से ही पहचानते हैं आपको ज्यादा। तो सिंस उसमें था, तो बॉबी भी प्रॉपरली बात करते थे मेरे साथ, और बाकी लोग भी प्रॉपरली बात करते थे।
तो अपना उनका जो टशन है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जैसे वो नॉर्मली दूसरों के साथ बात करते थे वैसे ही मजाक और थोड़ा वो मेरे साथ भी करते थे। तो मेरा ठीक ही है। अच्छा, वैसे वो थोड़े हैं, और मुझे लगता है कि इस मुकाम तक पहुंचने के बाद थोड़ा इन लोगों को जरूरी हो जाता है कि वो बिल्कुल, नहीं तो मेंटेन करके आपको सब चलें। एकदम और वैसे लेने हाँ, लगे। हो सकता है। उन्होंने एक बार खाते वक्त टोक दिया, शेफ को बुला के डांटा था। फिर मैं कुछ बोली नहीं थी, लेकिन बाद में हल्के से बोला था। डांटने की जरूरत नहीं थी, खाना तो ठीक ठाक ही था, इतना भी वो नहीं था कि तुम वो कर लो। फिर उसको दोबारा बुला के सॉरी बोला था। ये तो मैम, लेकिन ये भी चीज अच्छी है कि उस चीज को तो एहसास वही कर मुझे लेना। लगा कि वो डांटना चाह नहीं रहा था, लेकिन मे बी इतना बड़ा है कि मतलब उसको कई बार लगता होगा कि टच कर यार गया। होना चाहिए, ऐसा कुछ तो बोलना चाहिए, ऐसे कैसे, जैसे होता है ना बड़े लोगों का। अदरवाइज अच्छा है। मेरा पूरे सेट में, आश्रम में सबसे अच्छा जो सेटिंग थी या पहली बातचीत थी या अंडरस्टैंडिंग थी, वो था प्रकाश झा के साथ। ओह, डायरेक्टर प्रकाश झा जी को लोग बहुत ही खड़ूस मानते हैं, बहुत ही डरावना मानते हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं। मैंने डे 1 से उनके साथ उनको मैंने मतलब मेरे को कभी वो डरावने नहीं लगे। मैं उनके साथ बड़बड़ सारा बात करती थी, ज़्यादा ही बोलती थी जैसे मैं ज़्यादा बोलती हूँ, और वो सुनते थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे भाई आप बोलोगे तो अगला पर्सन भी ओपन अप होएगा। तो मुझे वो बड़े अच्छे लगे। अच्छा, और ऐसा प्रकाश झा सर की आपने जैसे बात की है, प्रकाश झा सर की जितनी भी मूवी देखी जाएंगी उनमें कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल जरूर रहता है, या तो धर्म से जुड़ी होंगी या कोई सब्जेक्ट होगा उनकी फिल्मों का, सोशल सब्जेक्ट होगा। तो इस टाइप का मैम वो डायरेक्टर आपको कहाँ टच करते हैं, कितना मतलब लगते हैं बेस्ट? एज अ हर डायरेक्टर का अपना एक जोन होता है जी। उनका वो जोन है, वो बहुत मास के साथ, पब्लिक के साथ, पब्लिक के जो सोशल टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर चलते हैं, सत्याग्रह और ये वो करके। तो ये उनका डोमेन है। अपने डोमेन में वो बहुत ही पावरफुल हैं एंड वो निकालना जानते हैं चीजों को। कैरेक्टर पूरी तरीके से। हाँ, आपके अंदर से वो पूरा एक्टर बाहर जो उनको चाहिए, एक्टर नहीं, जो उनको चाहिए वो निकाल लेते हैं। या मैम कहें कि जो पब्लिक को चाहिए वो निकालना वो बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने मैम ऐसे ऐसे कैरेक्टर जिंदा किए हैं जो मतलब एकदम से, अगर मैम जैसे उनकी कोई भी मूवी आप उठा के देखिए, गंगा जली उठा लीजिए, उसमें भी देखिए मैम सुंदर यादव का कैरेक्टर एकदम से मैम निकल के आता है। वो सब मैम कैरेक्टर अगर देखिए वो जिंदा करना जानते हैं, पब्लिक को क्या चाहिए वो काफी बेटर। ये उनका यूएसपी है, पब्लिक से रिलेटेड चीजें वो करते हैं और डील हमेशा करते हैं, पब्लिक ज्यादा मास में डील करते हैं, बहुत भीड़ रहती है उनके, क्राउड से, हाँ क्राउड को लेकर चलते हैं, और बाकी मतलब एज अ डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैम, इतनी बातें हम कर रहे हैं तो पहली फिल्म की आपकी बात करते हैं। ठीक है, पहली फिल्म मैम कितना एक्साइटमेंट था आपको अंदर से कि यार हाँ ये फिल्म मिल गई, उसके बाद मैम सेट पे जाना, वो मैम थोड़ा सा प्लीज बताइए। मेरी पहली फिल्म अगर देखा जाए तो टेक्निकली देखा जाए तो मिस्टर कबाड़ी था। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि एक फिल्म ऐसी बन रही, उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि इंडस्ट्री यहाँ पे आने वाली है। वो तो ऐसी बन रही है, और उसमें भी छोटा सा रोल था, जाके करके चले आए, जैसे कोई भी स्टेज शो करते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन जो सही मायनों में मैंने एक फिल्म की प्रॉपर, वो था मेहरुनिसा। और उसमें मेरा बड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि एक तो उसमें मेरा प्राइमरी कैरेक्टर था, दूसरा पूरा 1 महीने का शूट था, लग रहा था कि हाँ हम शूट करने हो रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ वैलिड। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि आप एक छोटा सा किरदार करो तो आपको मतलब नहीं रहता है, तो उसमें मैंने पूरा इन्वॉल्वमेंट दिया था कि हाँ ये पूरा लग रहा था कि मैं एक कुछ कर रही हूँ। तो मेरी शुरुआत देखा जाए तो मेहरुनिसा बोला जाएगा, और उसमें मैं एक्साइटेड थी। उसका एक रीज़न ये भी है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी डिफरेंट था वो कैरेक्टर। जो मेरे को उस वक्त देखे वो और उसको देखे मेहरुनिसा को, वो सोचे ये तुम हो क्या, ये कितने साल पहले की है या कब की है, ये तुम इतनी मोटी कब थी, या काफी चेंजमेंट है उसके बाद। बहुत बहुत एकदम ड्रास्टिक चेंज था। लगता ही नहीं था कि वो मैं हूँ, चाहे एक्टिंग वाइज हो चाहे वो लुक वाइज हो।
तो वो काफ़ी एक्साइटमेंट रहा मेरे लिए। और उसके बाद फिर उसने बहुत नाम भी किया, बहुत फेस्टिवल्स में जाके स्टैंडिंग ओवेशन में। उसके लिए मेहरुनिसा के लिए मुझको गोवा बुलाया गया था, इफ़ी में, ओके। इंडियन फिल्म फेस्टिवल, रेड कार्पेट चलना और वहाँ पर जाके इंटरव्यूज़ देना, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने मेहरुनिसा की वजह से मुझको मिला था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था। अब अगेन यहाँ से आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि पहला प्रोजेक्ट ही उसको रेड इतना बड़ा कार्पेट वो मिल करे। जाए। हाँ, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ, बहुत Good कम luck. लोगों के साथ होता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, मेहरुनिसा हुआ। और मेहरुनिसा के उस दौरान स्टार्टिंग में, सिंस मुझे लगता है कि एकदम से इंडस्ट्री यहाँ पे आई और उस वक्त तक कलाकार इमर्ज नहीं हुए थे, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे पास आ गए। 10 में से 8 प्रोजेक्ट 7 प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाते थे अच्छे कैरेक्टर्स को। भाई उन लोगों को भी तो कुछ लालच दे के कुछ तो देंगे, तभी तो आएंगे ना अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। तो उसमें मेरे को मिले, अच्छा काम मिला मुझको। अब जाके हो गया है कि 10 में से 1 मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। इतने आर्टिस्ट आ गए हैं, सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई है आर्टिस्ट की कि अब बहुत कंपटीशन आ गया है। अब उन लोगों का पास भी बहुत बड़ा डेटा बैंक हो गया है। तो मैंने मेहरुनिसा के बाद किया छोटे नवाब। छोटे नवाब में भी फैमिली का कैरेक्टर था, बहुत ज़्यादा नहीं था। अच्छा, वो भी आर्ट फिल्म थी, तो एक आर्ट फिल्म का अलग ही एक जोन रहता है ना कि अच्छा वो हम एक्चुअल रियल फिल्म कर रहे हैं। ये भी आर्ट फिल्म थी मेहरुनिसा, और वो भी। तो जैसे इंडस्ट्री में बोलते हैं कि आर्ट फिल्म इज़ द रियल फिल्म, कमर्शियल फिल्म्स को थोड़ा हल्के में लिया जाता है। तो जब आर्ट फिल्म करने को मिला तो और लगा अरे वाह, कुछ करके आए हैं। उसमें भी प्राइमरी कैरेक्टर्स मिल गए। अगर मैम आपको एक दर्शक बनाया जाए, हाँ, और पूछा जाए कि तुलिका बनर्जी ऑन कैमरा कैसी हैं और ऑफ कैमरा कैसी हैं, तो आप क्या बताएंगे उनके बारे में, अगर आप तुलिका बनर्जी को जानती हैं तो? ऑन कैमरा जो कैरेक्टर है वो वैसी है जी, लेकिन रियल लाइफ में भाई ऑन कैमरा तो कोई कैसे ही किसी को पहचान सकता है। जी, जो कैरेक्टर को तभी भी तो मैंने देखते हैं मैम आप, दोनों ऑप्शन आपके साथ तो मैं रखा। रियल लाइफ में कैसी हूँ वो बता देती हूँ। जी, जी, जी। रियल लाइफ में मैं बहुत बातूनी हूँ जी, और मैं एंटी मोबाइल पर्सन हूँ। ओके। अगर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहे उसमें मुझे ये एक्सपेक्ट करे कि मैं उससे मोबाइल के थ्रू ही, क्योंकि कम्युनिकेशन आजकल मिलना कम हो गया है, मोबाइल इज द ओनली कम्युनिकेशन का एक जरिया रह गया है। लेकिन मैं इतनी एंटी हूँ, इतना चिढ़ मचता है, और इतनी डिजिटली और टेक्निक मैं नेचुरलिस्ट हूँ। मेरे को आप बोलो कि आपको वजन कम करना है और आपको जिम कर लो, मेरा जिम में मैं बेहोश हो जाऊंगी, मैं कर नहीं पाऊंगी। तुम वही काम मेरे को बोलो मुर्गी पकड़ो, झाड़ू लगाओ, जाके वो कराओ, मैं वो कर लूंगी और दुबली हो जाऊंगी। मैं मतलब मेरे ऊपर, मेरे लाइफ में, हाँ मेरे लाइफ में मैं दवाई नहीं लेती, एलोपैथिक नहीं लेती, बच्चों को भी कभी वो नहीं किया। और मैं ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल चीज़ें और मोबाइल तो नहीं। तो कोई भी मेरे पास आता है ना, तो ये मैं दर्शकों से भी बोल देती हूँ, अगर कोई सुनेगा, मैं हर किसी से बोलती हूँ, अगर दोस्ती कायम रखनी है तो मोबाइल पे मुझको मत पकड़ो। मोबाइल पे मेरे को पकड़ने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हारे हाथ से छूट जाऊंगी रियल लाइफ में। आई एम एन एंटी मोबाइल पर्सन, एंटी डिजिटल पर्सन। आप ऑडिशन के लिए, जहाँ मेरे लिए सरदर्दी हो जाती है, बोलता जाता है कि घर में ऑडिशन बना, मैं बोला बुला लो यार, हाँ। मैं 8 किलोमीटर आके ऑडिशन करा लो, वो ज्यादा अच्छा है। मिलना हो बात मत करो, मेरे को बुला लो। ये फोन पे और कैसा चल रहा है, ये भाई बहुत बुरा चल रहा है, फोन रखो, बात नहीं कर, चैट तो मेरे से बिल्कुल नहीं होती है। तो ये है। और बाकी मैं हाँ एक और भी, मैं बहुत ही देसी हूँ। देख के लोगों को सोशल मीडिया में वो दिखता है जो आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं। हाँ, आपकी पर्सनल लाइफ, हाँ पर्सनल लाइफ तो आप नहीं दिखाते ना। और मेरा मानना है दिखाना भी नहीं चाहिए, नजर लग जाती है। भगवान ने मेरे को बहुत अच्छी एक पर्सनल लाइफ दी है, मेरे दिमाग की एक शांति दी है। मेरे को घर, बच्चे, तभी मैम आप इतना रिलैक्स वाला काम भी कर लेती हैं शायद। मुझे बहुत, वही मेरा सुकून देती है, वही मेरा फ्यूल है। आप मेरे को बहुत बड़े रेस्टोरेंट में ले जाओ और वहाँ पे बोलो मेरे को वो सज धज के और अपने आप को मेंटेन करके हमेशा अच्छे वो करके, वो मेरे लिए बर्डन है। तुम बोलो ढाबा चलो, चप्पल पहनो, चलो, बेस्ट है। मैं खुशी मेरे को तृप्ति देती है वो खाना, मतलब तृप्त कर जाती है, आत्मा खुश हो जाती है मेरी। तो मैं देसी हूँ, मैं बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ। दिखने में जैसी लगती हूँ वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे को ये हाई फाई सोसाइटी और ये पार्टीज और ये बड़े बड़े इवेंट्स और
ऐसे उसमें रहना एक काम की तरह लगता है, जी। टॉक्सिक लगता है। बहुत देर तक रहे तो मुझे सफोकेशन होने लगती है। मेरे को फिर अपना देसी चाहिए। घर में आओ, सब आराम से रहो, सीधे पैर फैला के जमीन पे टेक लगा के बैठो, टीवी देखते देखते खाना लैया खाओ या चावल जो भी है खाना खाओ। अच्छा मैम, आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेसेस इस समय कौन है? बहुत ही हटके है। नंबर 1 पे आएंगे कुमुद मिश्रा जी, बहुत उम्दा एक्टर हैं। परेश रावल। इसकी अगर मैम बात की जाए तो आज के जमाने के एक्टर्स सभी अच्छे हैं। हीरो की अगर बात की जाए, उतना तो हम भी कर लेते हैं, जैसे सब लोग हैं उतना तो हम भी कर अच्छा लेते मैम, हैं। क्या सभी चीज लोग करते अच्छी हैं। लगती है परेश जो- रावल सर की अगर बात की जाए तो उनके अंदर की क्या चीज आपको प्रभावित करती है? दोनों लोगों में, आप चाहे परेश रावल की बात कर लीजिए, चाहे आप कुमुद मिश्रा की बात कर लीजिए, जी। आप इनका मतलब ये हर किसी की बात नहीं करते हैं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। जो ये कोई भी किरदार दे दो, इनको लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, कि नहीं कर सकते हैं, ये भी होता है मैम। अरे मतलब आप सच में कुमुद मिश्रा जी ने एक अंधे की एक्टिंग की थी, कौन सा मूवी था अभी आई थी, नाम नहीं याद है, लेकिन अंधे की एक्टिंग की थी, बहुत फेमस है। अरे जिस तरह से किया है, कोई बोल नहीं, देख के जो नहीं जानता होगा उस शायद ये बोलेगा कि सच में है इनकी आई साइट कि नहीं है। इतना रियलिस्टिक, इतना ज्यादा रियलिस्टिक। आई जस्ट लव दी एक्टिंग। क्या बोलेंगे उसको, तो क्या ही बोलेंगे, इतना रियल और यही चीज में प्रभावित करती है। परेश रावल आपको सच में कॉमेडी करते हैं तो हंसी आ जाती है। अगर जो भी किरदार दिया जाए वो इतना इन्वॉल्व कि मतलब देख के लगता है कि अगर रोने का सीन कर रहे हैं तो रुला दे जाए, वही तो एक एक्टर है ना। तो परेश रावल जी में भी मुझे वो बात दिखती है, कुमुद मिश्रा जी में भी मुझे वो बात दिखती है। अच्छा मैम, आने वाले नए प्रोजेक्ट आपके दर्शक किस किस रूप में आपको देख सकते हैं? बहुत मैं उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ। ये साल मेरा बड़ा अच्छा गया है, भगवान की दया से बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मेरे को मिले हैं। ग्राम पंचायत अमेरिका की मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। पंचायत के फॉर्मेट में बना है वो। ओके। अक्टूबर में बोला है रिलीज को। ग्राम पंचायत अमेरिका में मैंने जैसे पंचायत में नीना गुप्ता एंड वो है उनके ऑपोजिशन में, तो क्या नाम है, सुनीता राजभर जी, ये दोनों टकराती हैं। हाँ, वो पंचायत का चुनाव लड़ती हैं। इसमें भी वही है। इसमें जो हीरो हीरोइन है, इसमें कहानी मोटी मोटी ये है कि एक ग्राम में पंचायत का रूल चलता था, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि यूथ को और विमेन को बढ़ावा दिया जाए, लेडीज को। तो नया यूथ आया और उसने अपनी बीवी को वो किया, तो प्रधान ने भी अपनी बीवी को चढ़ा दिया वो करने के लिए। तो प्रधान की बीवी जो मैं बनी हूँ और प्रधान बने हैं पंकज झा। तो पंकज झा के ऑपोजिट है एंड उसमें प्रॉपर रोल है, मतलब जैसे कि नीना गुप्ता और उनका है ना सुनीता राजभर, वैसे ही मेरा आप सेकेंडरी रोल, मैं क्योंकि मेन जो हीरोइन है जो चुनाव लड़ती है मैं उससे लड़ती हूँ, तो कम होगा शायद, ऑब्वियसली कम होगा मेरा हीरोइन की तरह, तो दूसरों की तरह नहीं होगा, प्राइमरी कैरेक्टर है। कम स्क्रीन होने के बावजूद प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है। उस कहानी के एंड में मैं ही पूरा उस कहानी को बदलती हूँ, तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है अपने उस प्रोजेक्ट का। एंड ग्राम पंचायत अमेरिका के अलावा मैंने बोला धरा का धरा रह गया, जो मैंने राकेश जी के साथ किया है, उसका भी मुझे बहुत इंतजार है बेसब्री से, क्योंकि उसमें भी मेरा प्राइमरी रोल है। हाँ, रोमांटिक सीन नहीं है उसमें, सीन नहीं है रोमांटिक, मतलब हल्का सा टची टाइप का, कि मतलब मैं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ और वो और वो तो पीछा छुड़ाता है। लेकिन मेरा किरदार थोड़ा हटके है, वो हीरो की माँ, हीरोइन की अम्मा से हटके मेरे को अपना, जो मैं रियल में, जो मेरी एज है वो दिखाई गई और जो मेरा पर्सनालिटी वो दिखाई गई। सूट पहन के टाइट टाइट थोड़े से डोरे डालती हूँ, अरे ये तो कुछ अलग है। और फिर मैं रोमांस कर भी रही हूँ। उस फिल्म को देखने के बाद और लोगों को पता चलेगा कि माँ से हटके भी रोल कर सकती हैं। मेन चीज ये। अच्छा मैम, पॉडकास्ट से बिल्कुल अंतिम सवाल पे पहुंचते हैं। मैम, अगर यूथ को आप कोई मैसेज देना चाहें तो वो क्या देना चाहेंगे प्लीज आप? मैं ऑलरेडी दे चुकी, मैंने अभी वो दिया है आपने। उसके लेकिन मैम, अगर कोई जैसे होता है कि कुछ लोग
प्रयास करते रहते हैं और बेस नहीं बना पाते हैं। जैसे बेस की बात हम लोगों ने अभी की थी, तो उसके बाद मैम उनको क्या ऐसा अलग करना चाहिए कि हाँ इसके साथ साथ ये चीज़ और शुरू कर सकते हैं जो साइड में उनको मजबूती प्रदान करती रहेगी और लोगों की नज़रों में भी आते रहेंगे? अब तो बॉलीवुड इंडस्ट्री यहाँ पे लखनऊ हो, कानपुर हो, यूपी में बहुत ज़्यादा आ गई है। तो आप एक्टिंग से हटके अगर देखें ना, जिसको जो भी देखता है बॉलीवुड का मतलब है सब हीरो हीरोइन बनने आते हैं, सब एक्टिंग करने आते हैं, जबकि एक्टिंग के अलावा इतना पैसा भी है, इतना उसमें काम भी है। अगर आप सबसे ज़्यादा भीड़ एक्टिंग में ही है। आप ऐसे क्षेत्र देखो और वो जरिया भी है घुसने का। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अभिषेक बैनर्जी कास्टिंग डायरेक्टर थे। हाँ मैम, उन्होंने कास्टिंग से काम शुरू किया था, उसके बाद आज की डेट में वो घुस के कहाँ पहुंच गए, बहुत बड़े एक्टर बन गए वो तो कहने का मेरा यही है कि अगर आप इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, भले ही एक्टिंग करना चाहते हो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे माध्यम लीजिए, एडिटिंग कीजिए, और भी बहुत सारे काम हैं, उसमें आइए, लाइन प्रोड्यूसर बनिए या कुछ भी है, बहुत सारे इसमें काम है। वहाँ से घुस के फिर जब आप इंडस्ट्री के अंदर अपनी पैड बना लेंगे, अपनी पकड़ बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे, तो शायद आपको इजीली रास्ता मिल जाए उसका। और फिर भी मैं बोलूँगी कि इसके ऊपर डिपेंड होके कभी मत रहो। बाकी आपका जो भी घर का खानदानी बिजनेस हो या फिर नौकरी हो, उस पर ध्यान दो, चलना चाहिए। मुझे बड़ा बुरा लगा था, मेरी फ्रेंड ने एक दिन फ़ोन किया और बोला कि तुलिका मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई से एक बार बात कर लो। वो हम लोगों का छोड़ बोड़ के और चला गया है मुंबई, और वहाँ पे किसी के साथ रह रहा है और वहाँ पे स्ट्रगल किए जा रहा है। उसको 1.5 साल हो गया है, एक ऑडिशन तक नहीं हुआ। हम लोग बोलते हैं आ जाओ, उसका कोई एग्जाम उसने वो किया था, देना था, पेपर कम से कम दे दो। वो अपना करियर का कुछ अच्छा एग्जाम था, पता नहीं क्या था, वो छोड़ के। मैं कहा क्या मैं बोलूँ, क्या मैं समझाऊं। ऐसे पट्टी जब पड़ी रहती है ना आंखों के ऊपर, तो खुद को बुरा लगता है। जबकि मैम जितने बड़े एक्टर हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि कितने साल उन्होंने स्ट्रगल किया, उसके बाद भी उनका नहीं हुआ, थक हार के भी आ गए, फिर कहीं ना कहीं एक छोटा रोल मिला, फिर वो भी बताते हैं, जबकि फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है। तो इसीलिए प्लीज आप इसको इसकी कोई उम्र नहीं है। अच्छा हाँ चलो, मैसेज के रूप में बहुत अच्छी एक बात, ये भी एक यूथ के दिमाग में है कि एक हीरो मटेरियल होता है, एक हीरोइन मटेरियल होती है, और एक एज होता है। या लड़कियां होंगी जो इवन पेरेंट्स हैं, या लड़कियां होंगी जो, या लड़के होंगे उस उम्र के 20s में अपने, तो वो लोग अरे यही मेरी उम्र है, मैं कुछ कर ले जाऊंगी। इस फील्ड में कोई उम्र का बैरियर नहीं होता है। ज्यादा जो भीड़ है ना वो इसी उम्र में है, भीड़ है। कास्टिंग जो डेटा है ना, कास्टिंग एजेंसीज के पास डेटा बैंक में 10 पन्नों का, 20 पन्नों का तो इसी एज के हैं सारे। जो नहीं मिलते हैं वो हैं बुढ़े। उनसे पूछो ये किरदार है, वो लोग ढूंढते हैं, भाई मेरे को एक बुढ़िया चाहिए, मेरे को एक बूढ़ा चाहिए, मेरे को ये कैरेक्टर, मिलते नहीं है, हम लोगों को बूढ़ा बनाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये एज निकल जाएगी फिर आपके पास स्कोप नहीं है, या शक्ल सूरत का भी इसमें कोई, ये बहुत बड़ा लोगों के, ये तो एग्जांपल में बड़े-बड़े एक्टरों ने सेट कर दिया। हाँ, ये बहुत गलत है। हाँ, कि शक्ल सूरत अच्छी है तो ही तुम इसमें कुछ कर पाओगी। शक्ल सूरत अगर एकदम प्लास्टिक वाली है ना तो इतना नहीं चलता, वो कुछ ही ऐसा, वो उसमें मत वो। अगर आपको एक्चुअली काम शुरू करना है तो लोगों को रियल फेसेस चाहिए, कैरेक्टर फेसेस चाहिए। अब आपका बहुत हीरो वाला होगा, आपको पान वाले की जरूरत है, आप नहीं कर पाओगे, बना नहीं पाएंगे। और आप इतने ज्यादा बने नहीं हो कि आपको पान वाला बना दिया, आयुष्मान खुराना थोड़ी हो। बिल्कुल। तो आप अभी के लिए अगर मुझे कास्ट करना है तुमको, तो तुम पान वाले लगने चाहिए ना। बिल्कुल। तभी तो एंट्री मिलेगी। हीरो लगोगे, हीरो तो मिल नहीं जाएगा, वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश को मिलेगा। तो ये मत सोच के वो करिए कि मुझे बहुत अच्छा अपने आप को मेंटेन करके चलना है और वही उम्र है। इस फील्ड में कोई उम्र नहीं है, आप आगे भी कर सकते हैं, कंटिन्यू किसी भी उसमें कर सकते हैं। बोमन ईरानी ने शुरुआत ही 40 साल में की थी। हाँ, मैंने भी 40 के बाद ही शुरू की है, मतलब ऑलमोस्ट 40 उसमें, लेट 30s में। तो होना होगा, ये पकने में टाइम लगता है ये फील्ड, इसीलिए अपना लाइफ करते रहिए और इसको भी साइड बाय साइड करते रहिए। बहुत बहुत मैम धन्यवाद कि आपने इतना कीमती वक्त हम लोगों को दिया। थैंक यू।